हेलो दोस्तों, मैं शुभ टाक। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ले रहे हैं बड़ी मैराथन क्लासेस ले रहे हैं। कक्षा 8th की जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है कल का, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो बोर्ड में आने लायक जो क्वेश्चन है, उन सारों का सारा टॉपिक वाइज हम आज यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन करेंगे। आप जब बोर्ड का एग्जाम देने जाओ उससे पहले मेरा ये वीडियो जरूर देख के जाए। इस वीडियो को देखने से आपको 100% कुछ ना कुछ फायदा आपको मिलेगा जरूर। तो आज का जो हमने हेडिंग ही लिया है बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, तो हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए जहां 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। अच्छा, क्या दे रखा है हमें पहला कर रहे हैं। यहां दे रखा है 5 की घात 5 भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। देखिए दोस्तों, जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मैंने एक नियम बताया था आप सभी को, जब आधार समान हो, जब क्या हो, आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। ये वाला नियम बताया था। तो करते हैं, यानी कि यहां घातें घट जाएगी तो m माइनस, और यहां m 5 की घात कितनी दे रखी है, -3 बराबर में दे रखा है 5 की घात 5। ये 5 माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 5 की घात 5 प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। देखिए इधर भी 5 की घात 5 प्लस 3 m प्लस 3, सॉरी m प्लस 3, और इधर 5 की घात कितनी दे रखी, 5। तो आधार से आधार आपका क्या हो गया, कट हो गया। कितना बचा इधर, m प्लस 3 बराबर का 5। हमें किसका मान चाहिए था, m का मान चाहिए था। ये प्लस का 3 है, उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो m बराबर 5 में से 3 गया तो दोस्तों कितना आ गया, m का मान अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। सेकंड का फर्स्ट हमें दे रखा है कि 0.00000, लास्ट हमें दे रखा है 85। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बड़े आसान और सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख देते हैं 0 पॉइंट। देखिए यहां 0 यानी कि 0 कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार 0 आ रखा है, 11 बार आ रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर दे रखा है हमें 85। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इस पॉइंट को हटाना, इस पॉइंट को हटाना। तो पॉइंट को हटाया तो बट्टे में लग गया 1। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, देखिए 11 तो 0 था, और ये 12 और ये 13, यानी कि अपने पास अंक कितने हो गए, 13। तो यहां 13 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए आगे काम, पॉइंट हट गया, पीछे अपने पास कितना बढ़ गया, 85। बट्टे में यहां 0 की संख्या कितनी है, 13, तो ये हो गया 10 की घात 13। आगे जो हमारा काम होगा, हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे 10 से गुणा और नीचे दे देंगे 10 से भाग। ठीक है, जब 85 में जब 10 का भाग दिया तो आगे आपके पास 8.5 गुणा, यहां 10 में कितना 0, 1 0 है, तो ये हो गया 10 की घात 1। बट्टे में दे रखा है हमें 10 की घात 13। आप लोगों को पता है दोस्तों, जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। यहां दे रखा है अपने पास 8.5 गुणा 10 की घात 1। ये जो 10 की घात 13 है, जो घात 13 जब ऊपर जाएगी तो किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 8.5 गुणा 10, 1 में से 13 गया तो 10 की घात -12। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 8.5 गुणा 10 की घात -12। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, 4.5 गुणा 10 की घात 4, 4.5 गुणा 10 की घात 4। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे ऐसे, 4.5 गुणा 10 की घात 4। देखो यहां पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी, पॉइंट को हटाया तो बट्टे में लग गया 1। अब पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो कितना 0 लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा। कितना 0 लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा। देखिए इधर, अब ये बच गया आपके पास 45 गुणा 10 की घात 4 बट्टे, यहां 10 में कितना 0, 1 0 है, तो 10 की घात 1। आगे देखिए 45 गुणा
10 की घात 4, ये 10 की घात जो 1 है यहाँ प्लस की है, ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो अपना जो आंसर हो गया 45 गुणा 10 की घात 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3। तो अपना जो आंसर है वो आ गया 45 गुणा 10 की घात 3। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, सेकंड का जो थर्ड है वो क्या कहता है, एक माइक्रोन एक बट्टा देखो यहाँ कितने जीरो दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए हम लिख देते हैं जो हमें दे रखा है एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ कितने जीरो दे रखे हैं भाई, 3 और 3 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। देखिए आगे तो 1 बट्टा ये हो जाएगा 10 की घात 6, 10 की घात 6 हो जाएगा। यहाँ 10 की घात 6 किसमें, प्लस में, हमें अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसमें चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो 10 की घात -6 मीटर। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड का आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो गुणनखंड हम कर रहे हैं ए से लेके तो जी तक, इनमें से 101% बोर्ड में इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए को। ए देखो हमें क्या दे रखा है, ए में दे रखा 7a², ए दे रखा है 7a² प्लस 14a। देखिए कॉमन लेना, यहां पे क्या लेना है, हमें कॉमन लेना। कॉमन कैसे सर, ये देखो इधर आ रहा है ये 7 और 14, तो 7 और 14 किसके पाड़े में आते हैं, एक साथ 7 के पाड़े में कॉमन आता है, तो ये हो गया 7 कॉमन। अच्छा इधर a² है, इधर भी a है, तो छोटी घात वाला कौन है ये, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये देखिए जब 7 बाहर चला गया, a 2 बार था, एक a बाहर तो a के अंदर, प्लस का प्लस, 7 दूनी 14, a चला गया बाहर। ये हो गया आपका ए का आंसर। क्या हो गया, 7 है ब्रैकेट में a प्लस 2। अच्छा बी का आंसर, बी हमें क्या कहता है, 4p² माइनस 9q², माइनस का 9q²। देखिए इसमें एक फॉर्मूला काम आएगा, इसमें एक क्या आएगा, एक सूत्र काम आएगा। कौन सा सूत्र, इधर देखिए, यहां देखिए कौन सा सूत्र काम आएगा आपके पास, ये वाला a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है दोस्तों, a प्लस b और a माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार किसमें लिखना है, माइनस में। देखो इस 4p को मैं क्या लिख दूंगा, 2p का होल स्क्वायर माइनस 9q को मैं क्या लिख दूंगा, 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। देखिए 2p का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर वापस p², माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया 2p का होल स्क्वायर और 9q को लिख दिया 3q का होल स्क्वायर। यहां देखिए आगे, तो यहां a² माइनस b², तो क्या बताया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हो गया आपका आंसर 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। आगे चलते हैं, सी में क्या दे रखा है कि a की घात 4 माइनस b की घात 4। ये देखो दोस्तों ये आ गया घात के ऊपर घात वाला क्वेश्चन, यानी कि a की घात 4 है तो मैं a को क्या लिख दूंगा, a की घात 2 और इस पूरे की घात 2, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ये दे रखा है b की घात 4, तो b की घात 2 और इस पूरे की घात 2। तो यहां भी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप लिख दोगे एक बार इसे a² प्लस b², एक बार प्लस में और एक बार किस में लिख दोगे दोस्तों, माइनस में। ये हो गया आपका सी का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो डी है वो हमें क्या कहता है, 28 x की घात 4 भाग 56x। देखिए भाग दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 28 x की घात 4 बटा 56 और ये दे रखा है x। यहां देखिए 28 और 56 दोनों किसके पाड़े में आते हैं, 7 के पाड़े में आते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, कितनी बार गया, 4 बार। तो x की घात इधर कितनी है 4, फिर 7 8 56 और यहां बच गया x। अब देखिए यहां x की घात क्या है 4, यहां x की घात कितनी है 1, x की घात कितनी है 1। पहले देखिए 4/8 इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना बच गया आपके 1/2।
2। अब रहा यहाँ x की घात 4, ऊपर x की घात 4 है, यानी कि x को हम कितनी बार लिखते हैं, 1 2 3 4, और नीचे x कितनी दे रखा है, 1x, तो 1x से 1x कट गया, पीछे x कितने बच गए, 3 बार, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, x की घात 3, ये हो जाएगा आपके x की घात 3। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के डी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 के डी का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ई देखिए दोस्तों, ई को हमने कैसे किया, ई दे रखा है हमें, हमने ना डी तक कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर ई की बारी करते हैं। ई की बारी, ई हमें क्या दे रखा है, ई दे रखा है हमें 10x माइनस का 25 और भाग में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो देखिए ये हो गया 10x माइनस का 25 और भाग में क्या लगा दिया हमने, 5 लगा दिया। कितना लगा दिया, 5। देखो 10 और 25 किसके पहाड़े में एक साथ आते हैं, 5 के पहाड़े में एक साथ आते हैं, तो कॉमन हो गया 5। 10 आता है 5 के पहाड़े में 2 बार, ये x माइनस, और 25 आता है 5 बार। बट्टे में हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 से 5 क्या हो गया दोस्तों, कट हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 2x माइनस का 5। ये था आपका ई का आंसर। उसी कड़ी में आ गया एफ, एफ हमें क्या दे रखा है, 5 2x प्लस 1 ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पे 3x प्लस 5 और भाग में दे रखा है हमें 2x प्लस का 1। देखिए ये हो गया 5, ये 2x प्लस 1, 3x प्लस 5, भाग मतलब क्या हो जाएगा, बट्टा, और इधर क्या दे रखा है 2x प्लस का 1। देखो जो चीजें सेम नजर आ रही है ना ऊपर नीचे, यहाँ भी 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट हो गया, अपने पास आंसर कितना आ गया, 5 3x प्लस 5। ये हो गया आपका f का आंसर। अब जी बड़ा महत्वपूर्ण है, जी को थोड़ा ध्यान से समझना। जी हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस का 16, ये दे रखा है गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म में दे रखा है, तो यहाँ ए स्क्वायर का गुणांक, यानी ए स्क्वायर के पास क्या लिखा हो, कुछ नहीं, तो हम क्या माना जाता है, गुणांक। तो ए स्क्वायर का जो गुणांक है, ए स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, गुणा अचर पद यहाँ पे कितना है, 16, तो 1 इंटू 16 दोस्तों कितना हो गया, 16। यहाँ जो बीच में हमें 8 दे रखा है, ये लिखा हमने 8a। अब आपने क्या करना है, इस 8a के ऐसे 2 टुकड़े करने, चाहे वो प्लस में करो चाहे वो माइनस में करो, वो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने और घटाने पर तो क्या आना चाहिए, 8a आना चाहिए, बट गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो देखो 16 के जो टुकड़े होते हैं, एक होता है कि 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना होता है, 16, बट 2 प्लस 8 या 8 प्लस 2 करने पे 8 आता है क्या, नहीं आता है। तो जो अगला टुकड़ा क्या होता है, जैसे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, और 4 प्लस 4 करने पे कितना हो रहा है, 8 है, तो 8a के हम टुकड़े क्या कर देंगे, 4a प्लस 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस 8a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4a प्लस 4 है, आगे प्लस का 16। क्यों लिखा, देखो 4a प्लस 4 है कितना हो गया, 8 है, और 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो रहा है, 16। तो यहां हम क्या बना देंगे, जोड़े बना देंगे, ए स्क्वायर प्लस 4, ये अलग से जोड़ा बन गया, और इसका क्या हो गया, अलग से जोड़ा बन गया, बना दिया इनका कपल। अभी देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ कॉमन कौन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन कौन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। ए यहाँ 2 बार था, ए के बाहर तो ए के अंदर, प्लस यहाँ 4a था, 4a में से ए बाहर चला गया, अंदर कौन बचा, प्लस का 4, फिर ये प्लस 4 और 16, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 गया बाहर, अंदर कौन बच गया, a प्लस, और 16 में जब 4 का भाग गया तो कितनी बार गया, 4। जब हम कोई भी गुणनखंड कर रहे हैं, यदि हमारा a प्लस 4 और a प्लस 4 दोनों तरफ अगर हमारा सेम आ रहा है, तो हमारा गुणनखंड क्या होता है, सही होता है। तो इस कोष्टक के बारे में क्या दे रखा है, a, और इस कोष्टक के बारे में हमें दे रखा है प्लस का 4, ये हो गया सेम, और ये जो दोनों सेम थे उनमें से हमें ले लो 1 ले लो। तो आपका जो a प्लस 4 कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो a प्लस 4 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के ए से लेके जी तक के आंसर। दोस्तों उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन पहले ढंग से आराम से समझे। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी कि जो समांतर भुजाएं है वो हमें दे रखी है 1 मीटर और 1.2 मीटर, तथा इन समांतर भुजाओं के जो बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 0.8 मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो समलंब का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग प्लस उनके बीच की दूरी। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। तो हमारे पास जो समांतर भुजाओं का जो योग है, हम करते हैं क्वेश्चन को, ये रहा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। यहां समांतर भुजाएं में कितनी दे रखी, दो भुजाएं दे रखी है, एक दे रखी है 1 मीटर प्लस दूसरी दे रखी है 1.2 गुणा उनकी बीच की दूरी। बीच की दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है 0.8। देखिए दोस्तों आगे 1/2 गुणा 1 प्लस 1.2, तो ये कितना हो गया 2.2 और गुणे में आ गया हमारे पास 0.8। ठीक है, अब देखिए 2.2, देखो यहां से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि ये तुम्हारा जो है ना, ये था 2.2 को हमने क्या किया 2 से कट कर दिया, कितना आ गया 1.1। जब 1 को 1.1 से गुणा किया तो 1.1 और गुणे में हमें क्या दे रखा है 0.8। अब हमें क्या करना है 1.1 को 0.8 से गुणा। ये देख लीजिए दोस्तों, अब गुणा भी करके दिखा देते हैं हम। 8 को 1 से गुणा किया 8, 8 को 1 से गुणा किया 8 गुणा 0 को 1 1 से गुणा किया तो 0 0। तो हमारा जो आंसर ये आ गया इधर। अब देखिए पॉइंट, इधर भी क्या था पॉइंट, इधर भी क्या था पॉइंट, तो पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक इधर भी एक अंक, तो 1 और 1 2, यानी कि दो डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर है 0.88। हम क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो क्षेत्रफल है समलंब का क्षेत्रफल कितना आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्णों का क्षेत्रफल, इसका विकर्णों का, तो फार्मूला दे रखा है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। हमें विकर्ण दे रखे हैं, ये रहा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा, तो ये दे रखा है हमें 7.5 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम थोड़ा सा कट कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 चंग 12, तो अपने पास कितना बच गया 1 गुणा 7.5 गुणा 6। तो जब 1 को 7.5 से गुणा किया तो 7.5, अब 7.5 को हम किससे गुणा कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 6 पंजे 30, तो 3 हासिल, 6 7 42, 42 और 3 कितना हो गया 45। यहां पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो हम भी पॉइंट से एक पॉइंट छोड़ के कितना पॉइंट एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अपने पास आ गया 45। ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्षेत्रफल निकाल लें तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा था समलंब का क्षेत्रफल जिसका आंसर 0.88 मीटर, और यहाँ पूछा था समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, वो कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो 6 का जो ए दे रखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, यहां बात हो रही है मीटर और किलोमीटर की, तो देखिए मीटर और किलोमीटर में क्या होता है। हल क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या दे रखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, तो हमें पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 10 जो किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे मीटर में चेंज कर देंगे। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 10 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा 10,000। अब हमें क्या पूछा था, अनुपात पूछा था, रेशियो पूछा था, तो ये हो गया रेशियो, ये था 5 मीटर और दूसरी तरफ अपने पास 10,000 मीटर। अब देखिए यहां काटने वाला रूट 5 एकम 5, ये अनुपात 5 दूनी 10, पीछे कितने जीरो बचे 3 जीरो, तो ए का जो अपना रेशियो है वो कितना आ गया 1:2000। ठीक है, दूसरा बी, यहां बात हो रही है पैसे और रुपए की बात हो रही है, तो 50 पैसे का 5 रुपए से, तो हमें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं
100 पैसे होते। तो यहां दे रखा है 5 रुपए, तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 5 रुपए में जो पैसे हो जाएंगे 500 पैसे। कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे। तो ये एक तरफ दे रखा है हमें 50 पैसे अनुपात, और दूसरी तरफ है 500 पैसे। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट, कितना आ गया? 5 अनुपात 50। 5 एकम 5, इधर भी 5 एकम 5, पीछे बचा जो जीरो, तो इसका जो रेशियो जो अनुपात है हमारे पास वो आ गया 1 अनुपात 10। क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर देखो 7 कहता है निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदलो। अच्छा, अनुपात क्या दे रखा है आपको? 3 अनुपात 4। इसको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। देखो किसी भी चीज को यदि प्रतिशत में चेंज करते हैं ना, उससे किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। बात याद रखना, प्रतिशत किसी भी रेशियो को, अनुपात को जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ये था 3 अनुपात 4, तो हमने क्या किया? इसको लिख दिया 3/4, और गुणे में कितना हो गया? 100। गुणे में कितना हो गया? 100। तो ध्यान पूर्वक यहां देखना, तो 3 को किया 100 से गुणा, 3 को किया 100 से गुणा, तो यहां ले लेते हैं इसको, 3 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया? 300। बट्टे में आपके हैं 4, जब 300 में 4 का भाग दिया तो आ गया आपका 75%। यानी कि 3 अनुपात 4 को हम जब प्रतिशत में चेंज किया तो अपने पास कितना आंसर आ गया? 75%। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ आपको एक तो चीज ज्ञात करनी है, ब्याज ज्ञात करनी है, और ब्याज देने के बाद जो भुगतान की गई जो राशि है, यानी कि जो कुल राशि है वो आपने ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है वो हम यहां लिख लेते हैं। हमें दिया है, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बोर्ड में आने के लायक 100% चांस है। सबसे पहले हमें दे रखा है 5% वार्षिक, यानी कि रेट, आर मतलब रेट यानी कि दर। दर हमें कितनी दे रखी है? 5%। उसके बाद हमें दे रखा है पी, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। मूलधन हमें कितना दे रखा है? 15,000 रुपए। अच्छा, समय, टी फॉर टाइम, यानी कि समय, कितने वर्ष के लिए दे रहा है भाई वो 15,000 रुपए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो हमें यहां ज्ञात क्या करना है? एक तो आई यानी कि इंटरेस्ट, ब्याज ज्ञात करना है, और दूसरी चीज हमें क्या ज्ञात करनी है? कुल राशि, यानी कि अमाउंट, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। तो देखिए जो ब्याज का जो सूत्र होता है, आई बराबर P इंटू टी इंटू आर बट्टे में 100। तो देखिए P इधर कितना दे रखा है? 15,000 इंटू टी, टाइम कितना दे रखा है? 2, और दर हमें कितनी दे रखी है? 5, बट्टे में आ गया आपके पास 100। तो देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना आ गया भाई? हमारे पास बचा 150 गुणा 2 गुणा 5। तो जब 150 को 2 से गुणा किया 300, और 300 को जब 5 से गुणा किया तो कितने रुपए आ गए भी? 1500 रुपए। जो ब्याज है वो कितना आ गया हमारे पास? 1500 रुपए। अब हमें दूसरी चीज कुल राशि, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, यानी कि जो मिश्र धन है वो देखो वो क्या हो जाएगा आपके पास? वो आपके पास कितना हो जाएगा? उसने टोटल जो रकम कितनी दी थी? 15,000 प्लस ब्याज कितना आया? 1500 रुपए। ब्याज कितना आया? 1500 रुपए। जब इन दोनों को जब जोड़ा तो अपने पास कितना हो गया? 16,500 रुपए। यानी कि जो वो कुल राशि का जो भुगतान करेगा वो आपके कितनी है? 16,500 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? यहां पे हमें योग ज्ञात करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है? घटाव ज्ञात करना है। देखिए योग और घटाव कैसे ज्ञात करते हैं। पहले आंसर हल किसका करेंगे हम? 9 का ए। तो 9 का जो ए है हमें क्या दे रखा है? ए माइनस बी प्लस ए बी। क्या बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, तो जो कॉमा है ना, कॉमा की जगह हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आगे हमें क्या दे रखा है?
बी माइनस सी प्लस बी सी। इस कॉमा की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। अब देखिए ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को, यहां देखिए हमारे पास प्लस का ए, और आपको ए और कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा ए, तो हम लिख देंगे ये ए प्लस का है और ये ए किसका है, माइनस का है। आगे देखिए बी की बात, ये रहा तुम्हारे पास प्लस का बी और माइनस का बी, तुम्हें कहीं नजर आ रहा है, ये रहा माइनस का बी। फिर प्लस का सी और ये हो गया आपके पास माइनस का सी। यानी कि ये देखो, ये प्लस का ए था, ये था आपके पास माइनस का है जो हमने पास में ले लिया, ये था प्लस का बी और ये था माइनस का बी जिसने हमने पास ले लिया इधर, ये था प्लस का सी, ये था आपके पास माइनस का सी। इसके अलावा बचा क्या, और क्या बच गया हमारे पास, प्लस का ए बी, प्लस का बी सी और प्लस का ए सी। देखो इसमें याद रखने योग्य क्या होता है, साइन चेंज, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस। हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस, और माइनस कितना होता है, प्लस। ये जो दे रखे हैं ये जरूरी याद करना है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस का है, माइनस के आपस में क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, जीरो। प्लस के बी से माइनस का बी कटा तो आ गया जीरो, प्लस के सी से माइनस का सी कटा तो हो गया जीरो। पीछे क्या बचा हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। तो जीरो जीरो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर यानी कि जो योग वाला जो है उसका आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 9th के ए का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का ए, क्वेश्चन नंबर 10th के ए की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का जो ए हमें दे रखा है, हम थोड़ा इसलिए यहां पे रफ कर लेते हैं। 10th का ए है जो हमें दे रखा है 12a माइनस का 9ab प्लस 5b माइनस का 3। देखिए ये पूरा एज इट इज कर दिया, फिर लगाया हमने माइनस। जो ये कोष्टक है, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो इस ब्रैकेट के बाहर हमें क्या दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है। तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो अंदर वाले जो भी डिजिट है वो सारे, जो भी जो साइन है, जो चिन्ह है, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 7ab है वो हो जाएगा प्लस का 7ab, प्लस का 3b है वो हो जाएगा आपके माइनस का 3b, प्लस का जो 12 है वो हो जाएगा आपके माइनस का 12। अब देखिए ध्यान पूर्वक, हम सबसे पहले ए वालों को पास लेंगे। ये आपका हो गया 12a, ये कितना हो गया आपके पास 12a, ये हो गया आपके पास माइनस का 4 है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, पास लिख लेंगे। ये हो गया 12a माइनस का 4 है। अब बात करेंगे हम बीबी वालों की। ये रहा आपके पास प्लस का 5b और ये दे रखा है आपको माइनस का 3b, तो ये लिख दिया हमने प्लस का 5b और ये लिख दिया हमने माइनस का 3b। और हमारे पास क्या बचा है, माइनस का 9ab और प्लस का कितना है 7ab, तो इसको भी लिख लो, माइनस का 9ab और प्लस का 7ab। उसके बाद बचे अचर पद, यहां दे रखा आपके पास माइनस का 3 और यहां रखा है माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जब 12a में से 4a गया तो कितने a बच गया, 8a। 5b में से 3b गया तो कितना बच गया आपके 2b। यहां देखिए ये है माइनस का 9ab, ये है प्लस का 7ab। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 9ab में से जब 7ab गया तो आपके बच गया माइनस का 2ab। माइनस एंड माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो माइनस का 3 और माइनस का 12 आपस में कितने हो गए, माइनस के 15। तो ये था आपका घटाव वाला क्वेश्चन का आंसर, 8a माइनस 2b माइनस का 2ab और माइनस का 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के हमने ए बी सी डी ई ली है, और क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल यानी इनका क्या ज्ञात कीजिए, गुणा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐड करते हैं इनका गुणनफल। सबसे पहले ए, सबसे पहला वाला हम लेते हैं ए वाला। ए में हमें क्या दे रखा है, 4,7p, यानी कि 4 गुणा 7p कितना हो जाएगा, 4 7 28, 7 में कौन है, p। ये हो गया आपका ए का आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं बी। बी में क्या दे रखा है कि 4p गुणा
Q प्लस R, यानी कि हम क्या करेंगे 4P को किससे गुणा करना है हमें Q प्लस R से। तो एक बार 4P को Q से गुणा करेंगे और दूसरी बार 4P को R से गुणा करेंगे। जब 4P को जब Q से गुणा किया तो ये हो जाएगा 4PQ प्लस का प्लस 4P को जब R से गुणा किया ये हो जाएगा 4PR। ये आपका B का आंसर। फिर आता है C। देखो C बड़ा गजब का है। C क्या दे रखा है, a की घात 2 गुणा 2a की घात 22 गुणा 4a की घात 26। देखो पहले हम क्या करते हैं, घातें दे रखी a की घात 2, a की घात 22, a की घात 26। उसके बाद देखो यहां दे रखा है 2 और 4, तो 2 × 4 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। फिर देखो हमने बताया था कि जब आधार समान हो और गुणे में हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे सारी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। a की घात 2 प्लस यहाँ a की घात दे रखी है 22 प्लस यहाँ a की घात कितनी दे रखी है हमें, 26 दे रखी है। तो ये 8a 2 प्लस 22 24, 24 और 26 कितने हो गए, 50। तो आपका जो C का जो आंसर है वो कितना आ गया, 8a की घात 50। फिर आते हैं D की बात करते हैं। D हमें क्या दे रखा है, a प्लस 3b और गुणे में हमें दे रखा है x प्लस 5। यानी कि एक बार जो a को है, a को हम किससे गुणा करेंगे, x प्लस 5 से। दूसरी बार इस 3b को हम किससे गुणा करेंगे, x प्लस 5 से। ठीक है। अब देखो a को करेंगे x प्लस 5 से और 3b को भी करेंगे x प्लस 5 से। तो देखो a को जब x से गुणा किया ax प्लस a को 5 से गुणा किया 5a, फिर ये प्लस का प्लस, 3b को x से गुणा किया तो ये हो जाएगा 3bx प्लस का प्लस, और 3b को जब 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15, साथ में कौन है b। तो आपका आंसर जो आ गया ax प्लस 5 है। देखो a को x से गुणा किया तो ax, a को 5 से गुणा किया तो 5a प्लस का प्लस, 3b को x से गुणा किया तो 3bx, और 3b को जब 5 से गुणा किया तो आ गया आपका 15b। अच्छा फिर आता है e का नंबर। e देखो e हमें क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस का 9 और कॉमा 4 है। यानी कि हम 4a को किससे गुणा करेंगे, a स्क्वायर माइनस के 9 से। 4a को जब a स्क्वायर से गुणा किया तो ये 4a को यहाँ a की घात 1 है, a को a स्क्वायर से गुणा किया तो क्या हो गया, a की घात 3 माइनस 4 नम 36, साथ में इधर कौन है a। तो ये इसका जो आंसर है ये आ गया अपने पास 4a की घात 3 माइनस का 36a। ठीक है दोस्तों, ये थे युग्मों का गुणनफल। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। यानी कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक की कोई फैक्ट्री है जहां पे 840 बोतलें 6 घंटे में कोई मजदूर या श्रमिक भरता है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 5 घंटे में वो कितनी बोतलें भरेगी। देखो हमें नहीं पता है कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, हमने माना कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, x बोतलें भरेगी। तो हमने यहां लिख दिया माना कि 5 घंटे में x बोतलें भरेगी। कितनी बोतलें, x बोतलें। इसको हमने देखो एक सारणी के बेस पे समझा दिया, समय घंटों में, यानी कि 6 घंटों में वो कितनी बोतलें भरता है, 840 बोतलें। तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा, तो हमने ये सारणीबद्ध तरीके से आपको समझा दिया। तो अब क्या हो जाएगा कि 6/840 इक्वल 5/x, ताकि हमने सारणी इसी लिया ताकि आप आराम से समझ सके। 6/840 बराबर 5/x। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो बराबर के इधर दोनों में बट्टे, तो यहाँ क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे हम, वज्र गुणा कर देंगे। यानी कि 6 को x से गुणा किया तो कितना हो गया, 6x बराबर में 840 को किससे गुणा किया, 5 से। 840 गुणा 5, देखिए इधर तो 6x का तो हो गया आपके पास 6x। जब हमने 840 को जब 5 से गुणा किया तो अपना आंसर आ जाता है 4200। हमें चाहिए x का मान चाहिए, तो 4200/6। तो x बराबर देखो 6 कम 6, 6 7 42, यानी कि ऊपर कितना आ गया 7 और ये 00 यानी कि 700 बट्टे में 1,
यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों 700, यानी कि वो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा 700 बोतलें भरेगा। 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा वो 700 बोतलें भरेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य हमें क्या दे रखा है 14 दे रखा है। एक सदस्य हमें क्या दे रखा है 14। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस त्रिक होता है कि 2m फिर होता है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये आपके ट्रिक होते हैं 3। तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि m का मान कितना होता है। जो यहाँ ये 14 दे रखा है इसको हम रखेंगे 2m के बराबर में। तो यहाँ पे अपने पास m बराबर 14, m के गुणे में जो 2 है वो आ जाएगा बट्टे में, यानी कि यहाँ m का मान अपने पास कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। m का मान हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। फिर हमें लिखना है पाइथागोरस त्रिक, फिर हमें लिखना है पाइथागोरस त्रिक। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें 2m दे रखा है, कितना दे रखा है 2m, तो 2 गुणा m का मान हमारे पास कितना है 7, तो 2 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 14। फिर दे रखा है हमारे पास m स्क्वायर माइनस का 1, m स्क्वायर यानी कि m का मान हमारे पास कितना है 7, m के ऊपर स्क्वायर तो 7 के ऊपर भी स्क्वायर माइनस का 1, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 1, 49 में से 1 गया तो कितना आ गया अपने पास 48। तीसरा क्या दे रखा है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m मतलब 7 की वैल्यू, m का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 1, तो 49 और 1 50। तो हमारे जो पाइथागोरस जो त्रिक है वो निकले आपके पास 14, 48 और 50, ये थे आपके पाइथागोरस त्रिक का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, हम रफ कर रहे हैं इसको, ये कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ए दे रखा है हमें, ये दे रखा है 729, तो 729 देखो एक कैसी संख्या है 729, एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है 729, तो विषम संख्या है तो सबसे पहले हम विषम संख्या तो किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे। जब 729 में दोस्तों 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 243 आ गया। 243 में जब 3 का भाग दिया तो अपने पास कितना आ गया दोस्तों 81 आ गया। 81 में फिर 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 9 आ गया। 9 में फिर 3 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। और 3 में जब ओहो देखो जब 81 में जब 3 का भाग दिया तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। और 27 में जब 3 का भाग दिया तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 9 में जब 3 का भाग दिया तो कितना आ रहा है 3, और जब 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से देख लो 729 एक विषम संख्या थी, तो हमने जब 3 का भाग दिया तो 243 आ गया। ये सारी विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो सब में किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो देखिए दोस्तों ये लिख दिया हमने 729, इसका जो गुणनखंड, अगर आपसे एक तो पूछा जाता है वर्गमूल ज्ञात कीजिए और एक पूछा जाता है कि गुणनखंड ज्ञात करो। अगर आपको 7 से 29 के यदि गुणनखंड पूछे तो आप नॉर्मली गुणनखंड में ये 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, देखो 3 कितनी बार रखा है 1 2 3 4 5 6, तो आप ये लिख दोगे। तो ये तो होता है गुणनखंड, ये तो क्या होते हैं 729 के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न संख्या यानी निम्न संख्या के गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो ये होते हैं 729 के गुणनखंड। बट आपसे क्या पूछा है वर्गमूल पूछा, आपसे क्या पूछा है वर्गमूल पूछा है, यानी कि 729 का वर्गमूल। तो यहां देखो वर्गमूल का मतलब जोड़े, ये इसका जोड़ा बन रहा है, इसमें ये जोड़ा बन रहा है, इसका ये जोड़ा बन रहा है, तब जोड़े बनना। तो इधर भी 3 इधर भी 3, तो कॉमन ले लेंगे 1 3, इन दोनों 3 में से एक कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 3 में से एक कॉमन ले लेंगे। तो आपका जो 729 का जो वर्गमूल है दोस्तों वो आ जाएगा 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 7/729 का जो वर्गमूल है वो आपके आ गया 27। अगला हमें क्या दे रखा है, बी दे रखा है 1764 का। क्या दे रखा है बी, क्या दे रखा है हमें 1764 का। ठीक है दोस्तों, तो 1764 का है तो थोड़ा इसको हम वापस क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं, ये कर दिया इसको हमने रफ।
1764 बी दे रखा है हमें 1764। देखो 1764 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या है तो किसका भाग जाएगा इसमें, सम संख्या का। तो सम संख्या की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, 2 से होती है। तो जब 1764 में जब हमने 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 882 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें जब हमने 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया, 441 आ गया। 441 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसमें हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो दोस्तों आ जाएगा अपने पास, देखो 3 एकम 3 और फिर आ जाएगा 3 चौक 12, ये आ जाएगा कितनी बार गया आपके, 147 बार। 147 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो वापस हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो 147 में जब हमने 3 का भाग दिया दोस्तों तो ये आ जाएगा अपने 3 चौक 12 और 3 नम 27, यानी कि आ गया 49। 49 में अब देंगे 7 का भाग, तो कितनी बार गया, 7 बार। और 7 में जब 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। यदि आपको 1764 के गुणनखंड पूछता तो डायरेक्ट आप क्या लिख देते, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। बट आपसे क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है, तो आप लिख दोगे 1764, ये कर दिया आपने वर्गमूल। अच्छा देखो जो कपल बन रहे हैं, यहां भी 2 गुणा 2 आ रहा है, इधर भी 3 गुणा 3 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है, 7 गुणा 7। तो एक एक इन दोनों में से 1 2 बाहर, इन दोनों 3 में से 1 3 और ये 1। तो आपके पास जो 1764 का जो वर्गमूल आ रहा है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, और 4 इंटू 7 कितना होता है, 28। यानी कि 1764 का जो वर्गमूल है वो आपके पास कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां दे रखा है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से कह रहा है कि भाग विधि से। देखिए भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये दे रखा है 2304 यानी कि 2304। तो उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया रफ। अब बात होती है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है, 15 भाग विधि से, तो ये हमने लिख दिया 2304। देखो भाग विधि बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है, इसको सबसे पहले हम इस प्रकार के ब्रैकेट में थोड़ा बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ जोड़े बनाओ, ये एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब देखो थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना, यहां दे रखा है 23 दे रखा है। अब हमें क्या करना है भाग विधि में, यानी कि जो 23 के निकटतम स्क्वायर, 23 के निकटतम स्क्वायर, जैसे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, ये देखो ये जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। जो ये 23 दे रखी है जो संख्या, ये किसके नजदीकी है, ठीक है। देखो ये किसके बीच में आ रहा है, तो 23 आ रहा है 16 और 25, यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमें 16 क्या है 23 से कम और 25 क्या है 23 से ज्यादा। तो हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है कम वाला लेना है। हमें क्या लेना है, कम वाला लेना है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, यहां 4 कर देंगे और इधर भी हम क्या कर देंगे 4। अच्छा जब 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, कितना आ रहा है 16। तो यहां माइनस 23 में से जब 16 गया तो कितना बच गया अपने पास 7। तो देखो जो 4 का स्क्वायर आया था ना, तो 4 को हम 3 बार लिखना है, एक बार तो एक इधर और एक इधर। 4 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, 4 4 4। अब देखिए ये वाला जो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अगला जो जोड़ा है वो पूरा जोड़ा 7 उतरेगा। ऐसे नहीं कि भाग में हम पहले 0 उतारते हैं फिर 4 उतारते हैं, ये डायरेक्टली उतरेगा, ये उतर गया डायरेक्टली। इधर दे रखा है 704, इधर दे रखा है 8। दोस्तों अब देखना ध्यान पूर्वक बात, अब हमें क्या करना है, इस 8 के पास ऐसा कोई डिजिट लेना है और उसी से क्या करना है, गुणा करना है। और गुणा करने पर आना क्या चाहिए 704। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैंने यहां 2 लिया, 8 के पास में यदि 2 लिया तो इसे मैं 2 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा। 2 इंटू 2 4, 2 8 16। क्या 704 आया, नहीं आया, तो ये अपना क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस 8 के पास ऐसी कोई संख्या लेनी है और उसी से क्या करना है, गुणा करना है, ताकि हमें क्या मिल जाए 704 मिल जाए। तो देखिए दोस्तों हमने ये जो 8 था, इस 8 के पास लिया 8 और इसको हमने 8 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 8 8 64, तो 4 इधर 6 गया हासिल में, 8 8 64, 64 और 6 कितने हो गए दोस्तों 704। ये देखो 704 यहां आ रहा है। तो हमने क्या किया, जब यहां 8 लिया
मैंने कहा 3 बार उतारा जाता है, तो इधर भी क्या उतार देंगे 8, इधर भी क्या उतार देंगे 8। कितना आया हमारे पास 704। तो जब 704 में से जब 704 गया तो अपना आंसर यहाँ कितना आ गया 0। तो जो भाग विधि से जो वर्गमूल था, यानी कि 2304 का जो भाग विधि से जो वर्गमूल, हमारा जो आंसर कितना आ गया भाई 48 आ गया। कितना आ गया 48 आ गया। ये था भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ये देखिए हल 16 49। तो सबसे पहले देखो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। अच्छा ये कह रहा है कि विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। कितनी 7 विषम संख्याओं के। तो विषम संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है 1 से। तो 1 योग कह रहा है तो +3, 3 के बाद कितनी आती है 5, 5 के बाद कितना आता है 7, 7 के बाद कितना आता है 9, 9 के बाद कितना आता है 13। कितनी पूछी थी 7 विषम संख्याओं का योग। तो 1 2 3 4 5 6। अगला देखो 1 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 13। 13 के बाद विषम संख्या क्या आती है 15। तो ये हो गई 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 7 विषम संख्याओं का योग 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। किसका घनमूल पूछा है हमसे 512 का घनमूल पूछा है। ठीक है, तो 512 का हम घनमूल निकालते हैं। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा हम रफ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा रफ कर देते हैं। ये हमने कर दिया इसको रफ। अब हमसे बात हुई है क्वेश्चन नंबर 17 में जो 512 दे रखा है। इस 512 का हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। दोस्तों पहले हमें बात पता होनी चाहिए, या हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो 512 दे रखा है ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो 512 या इकाई का अंक 2 है, तो ये कैसी संख्या है, एक सम संख्या। तो इसमें देंगे 2 का भाग। जब 512 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों 256। 256 में जब 2 का भाग दिया तो आ गया 128। 128 में जब 2 का भाग दिया तो आ गया आपके पास 64। 64 में जब 2 का भाग दिया तो आ गया आपके पास 32। 32 में जब 2 का भाग दिया तो हो गया आपके पास 16। 16 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 8। 8 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 4। 4 में जब 2 का भाग दिया तो हो गया 2, और 2 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 1। कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था 512। अगर आपसे यहां पूछे कि इसके गुणनखंड बताइए, क्या पूछे, नॉर्मली आपसे पूछ ले कि 512 के गुणनखंड होते क्या होते हैं। देखो 2 कितनी बार आ रखा है 3, 3 6 और 3 9। 1 2 3 4 5 6, ये 7 बार, 8 बार एंड 9 बार। तो जब गुणनखंड पूछे तो आप यहीं पे आके क्या कर दो, स्टॉप कर दो। बट जब आपसे घनमूल पूछे तो आप लोग क्या करोगे, ये था 512 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखो यहां 2 कितनी 3 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3। ये भी कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 की घात 3, और ये आ रहा है 2 की घात 3। देखो जो वर्गमूल में क्या होते थे, 2 के जोड़े बनते थे। किसके जोड़े बनते थे, 2 के जोड़े बनते थे, तो वो होता था वर्गमूल। यहां बात हो रही है घनमूल की, यानी कि क्यूब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है। तो क्यूब में हमें क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने, जो 3 के जोड़े यहाँ पे बन रहे हैं। तो 512 का जो घनमूल हो जाएगा दोस्तों, 2 की घात 3 तो 1 2 बाहर, 2 की घात 3 तो 1 2 बाहर, 2 की घात 3 तो 1 2 बाहर। तो जो 512 का जो घनमूल है हमारे पास 2 × 2 4 और 4 × 2 8, यानी कि जो 512 का जो घनमूल है दोस्तों वो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, जब एक पासी को फेंका जाता है तब
निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अच्छी बात हो रही है पासे को फेंका जाता है। दोस्तों पासा क्या, जो हम लूडो खेलते हैं ना, हम लूडो, वो क्या होता है, हमारा पासा होता है। और पासों पे आपको पता है कितना लिखा होता है, क्योंकि हम रात दिन लूडो खेलते रहते हैं। आजकल मोबाइल में भी लूडो खेलने लगते हैं, और जब लूडो का एक अलग से गेम भी आता है तो वो हम खेलते रहते हैं। जो लूडो में जो एक पासा होता है जिसको हमें फेंका जाता है, तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, यानी कि उस पे 1 से लेके 6 अंक आते हैं। कितने आते हैं? 1 से लेके 6 अंक। तो बात करते हैं, पहले हम नॉर्मली पासे की थोड़ी बात कर लेते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है, फेंका जाता है, तब परिणाम हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो आपको पता है पासे में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3, 4, 5 एंड 6। और कुल परिणाम की बात करें, टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे उसमें? 6 हो जाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट, एक अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और खुद का भाग जाए, जिसमें एक और सव्य का भाग जाता है, वो कहलाती है आपके अभाज्य संख्या। तो जो पासे को फेंका है 1 से लेकर 6 तक में, इसमें अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है? एक तो 2, 3 और 5। ये हो गया आपका पहले का आंसर, 2, 3, 5। फिर अभाज्य संख्या नहीं। अच्छा, जो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, उसके अलावा कौन सी संख्या बची हमारे पास? 1, 2 और 6। ये है जो अभाज्य संख्या नहीं होने की। तीसरा, 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी, देखो ये सारी क्या है? 5 से छोटी, बड़ी कौन है? 5 से बड़ा कौन है भाई? 6। 5 से बड़ा कौन है? 6। फिर चौथा, 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी संख्या कौन नहीं है? 1, 2, 3, 4 और खुद 5 भी 5 से बड़ा नहीं है। तो आपका जो चौथे का जो आंसर है 1, 2, 3, 4, 5। फिर जो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 की बात या नीचे दे रखा है, ये कह रखा है जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो परिणाम क्या प्राप्त होते हैं। बात हुई है सिक्के को उछालना, बात हुई है सिक्के को उछालने के परिणाम। देखो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्के को उछाला जाता है या तो आता है हेड, H फॉर हेड, या T फॉर टेल, जिसे हिंदी में कहते हैं चित या पटाना, चित या पटाना। तो ये कह रहा है कि जब 2 सिक्के को उछाला, जब एक सिक्के को उछाला जाता है या तो हेड आता है या क्या आता है? टेल आता है। अब बात हुई है यहां 2 सिक्के को उछाला, कितने सिक्के को? 2 सिक्के को, यानी कि 2 कॉइन को उछाला है। तो देखो 2 कॉइन को उछाला जाता है तो इसके जो टोटल परिणाम है ना कि 2 का स्क्वायर, यानी कि हम 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। यानी कि जब 2 सिक्के उछाल रहे हैं ना तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। अब इसके जो संभव परिणाम है वो क्या आ जाएंगे दोस्तों? HH यानी कि हेड हेड, एक बार TT यानी कि टेल टेल, HT और TH। ये है जब 2 सिक्के को जब एक साथ उछाला जाता है तो उसके परिणाम क्या आ जाते हैं? HH, TT, HT और TH। ठीक है दोस्तों, ये थे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रखा है कि एक पाई चार्ट बनाइए। क्या बनाइए? एक पाई चार्ट बनाइए, जहां हमें दे रखा है यानी कि कुछ विद्यार्थी है, विद्यार्थी कैसी महक यानी कि कैसा स्वाद पसंद करते हैं उसके बारे में दे रखा है। तो कई विद्यार्थी जो चॉकलेट वाला जो स्वाद है वो कितने लोग पसंद करते हैं? 50% विद्यार्थी करते हैं चॉकलेट वाले, वनीले को पसंद करते हैं 25%, और बाकी जो बच्चा है उसे करते हैं 25%। यानी कि हमारे पास जैसे कक्षा 8 के जो विद्यार्थी है वो चॉकलेट पसंद करते हैं 50% स्वाद, वनीला का स्वाद पसंद करते हैं 25%, और उसके अलावा जो अन्य जो प्रकार होते हैं वो करते हैं 25%। तो हमें बनाना था इसका पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट मतलब एक हमें पूरा सर्कल बनाना, और पाई चार्ट कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 360 डिग्री का, ये याद रखना। पाई चार्ट जो पूरा होता है वो आपके कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब यहाँ चॉकलेट का स्वाद यानी कि चॉकलेट पूरा आधा है, जो पाई चार्ट पूरा कितने प्रतिशत का होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%, जिसमें चॉकलेट का हिस्सा कितना है? 50%, यानी कि जो आधा है वो आपका क्या होगी? चॉकलेट होगी। तो ऐसा हम एक सर्कल बना के तो ये लिख देंगे हम चॉकलेट कितना प्रतिशत विद्यार्थी पसंद करते हैं? 50% विद्यार्थी चॉकलेट पसंद करते हैं। वनीला, ये हो गया वनीला,
वनीला कितने परसेंट विद्यार्थी पसंद करते हैं? 25% करते हैं। कितने? 25%। फिर होता है अन्य प्रकार। अन्य प्रकार और भी बहुत होते हैं, ये हो गया अन्य प्रकार, इनके चॉकलेट और वनीला के अलावा मैंगो, ऑरेंज, बनाना, जो कि कितने लोग पसंद करते हैं? 25% लोग पसंद करते हैं। ये था आपका पाई चार्ट। बिल्कुल एकदम सर्कल बनाना है, राउंड करना है और जितना जितना परसेंटेज दे रखा है उतना उतना परसेंटेज उसको दे दो। ये था पाई चार्ट। अंतिम क्वेश्चन नंबर 21, निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आरेख बनाइए। जहां हमें ये तालिका दे रखी है तो तालिका में क्या क्या दे रखा है? सेबों का मूल्य, यानी कि अगर सेबों की संख्या 1 है तो उसका मूल्य कितना है? 5 रुपए। यदि 2 सेब है तो उसका मूल्य 10 रुपए, 3 एप्पल है तो उसका मूल्य 15 रुपए, आगे ऐसे चलता रहेगा। तो हमें सिर्फ बनाना था, आरेख बनाना था। क्या बनाना था? आरेख। तो हमने क्या कर दिया? ये आरेख बना दिया। ये कहलाता है तुम्हारा एक्स एक्स और ये कहलाता है तुम्हारा वाई एक्स। एक बात याद रखना, जो एक्स एक्स है ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है। एक्स एक्स को हम कौन सी रेखा कहते हैं? सेकतीज रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? सेकतीज रेखा। अच्छा, जो वाई एक्स है, वाई एक्स को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं वाई एक्स को। अच्छा, जो मूल बिंदु के मान, देखो मूल बिंदु का यदि मान पूछ ले, मूल बिंदु कहां पे होता है? यहां पे। तो मूल बिंदु ओ के मान हमेशा और हमेशा 0,0। तो ये 3 चीजें हमें जरूर याद कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता। अब आइए अपने ग्राफ में, जब संख्या 1 थी तो सेब का मूल्य कितना था? 5। तो ये 1 और ये सेब का मूल्य, देखो हमारे पास यहाँ ग्राफ नहीं है, आपके पास ग्राफ रहेगा एग्जैक्ट, अच्छे से ढंग से बढ़िया लाइन से बनेगा। अगर जब सेब 2 है तो उसका मूल्य कितना बता रहा है आपको? 10। जब सेब 3 है तो उसका मूल्य कितना बता रहा है आपको? 15। जब सेब 4 हो तो उसका मूल्य कितना बता रहा है आपको? 20। जब सेबों की संख्या 5 हो तो उसका मूल्य कितना बता रहा है आपके पास? 25 बता रहा है। क्या बता रहा है आपके पास? 25 बताया जा रहा है। तो ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे? एक सीधी सी सिंपल सी क्या खींच देंगे? लाइन खींच लेंगे। देखिए इस ग्राफ में मेरी लाइन कैसे जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है, क्योंकि हमारे पास देखो दोस्तों क्या नहीं है? ग्राफ नहीं है ना। ये पूरा इधर ना कॉर्नर पे मिलेगा, ये यहां से ऐसा होगा ग्राफ। अगर आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का आरेख बनेगा, आपको बीचों बीच यहां से जाएगा आपका। ठीक है, ये था हमारा निम्न तालिका से आरेख बनाना। और जहां पैमाना भी लिखना है एक्स एक्स बराबर, यानी कि आप यहाँ कितना गैप ले रहे हो। यदि आप यहाँ 1-1 खाना छोड़ रहे हो तो 1-1 सेंटीमीटर, यदि 2-2 खाने छोड़ रहे हो तो 2 सेंटीमीटर। पैमाना लिखना भी बेहद जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जो कक्षा 8 का जो कल होने वाला जो पेपर है बोर्ड का, उससे पहले दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देख के जाना। इसमें आपको 101% इन्हीं में से आपके कल वाले पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।